नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 3 अक्टूबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन हम स्टार्ट करें, मैं आपको बताऊं कौन से आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कोट देख लीजिए आज का। वी आर वट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देयरफॉर इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। देखो हम वो हो जाते हैं जो हम रिपीटेडली करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं। इसलिए देखो जो एक्सीलेंस है ना, वो सिर्फ एक सिंगल टाइम एक्शन नहीं है बट एक हैबिट है। इसका मतलब देखो ये है, जैसे आंसर राइटिंग का एग्जांपल लीजिए। एक बार आपने आंसर राइटिंग की, 2 बार आंसर राइटिंग की, इससे एक्सीलेंस नहीं आएगा। एक्सीलेंस देखो एक हैबिट है। डेली आप आंसर लिखोगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे। आपने आदत बना ली कि डेली एक आंसर लिखना ही है, किसी भी कीमत पे लिखना है। फिर आप 1 महीने बाद आप अपना आंसर चेक करना, 2 महीने बाद अपना आप आंसर चेक करना, 3 महीने के बाद आप अपना डेली वाला आंसर चेक करना। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है। किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। आप खुद फर्क महसूस करोगे कि जो काम आप डेली कर रहे हो ना, अब उसमें आप कितने ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो गए हो, कितने ज़्यादा एक्सीलेंट हो गए हो। बट दिक्कत देखो यही है, हर कोई कर नहीं पाता। बोरिंग लगने लगता है एक लेवल के बाद। सीधी सी बात है, देखो जो मेंटली स्ट्रोंग है ना, वो लॉन्ग टर्म प्लेजर देखता है कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तब देखेंगे। वो अपना प्लेजर डिले करने के लिए तैयार होता है। जो मेंटली टफ होता है, मेंटली स्ट्रोंग होता है। जो मेंटली स्ट्रोंग नहीं होते, मेंटली टफ नहीं होते, उनको लगता है अरे यार बोर हो रहे हैं, कुछ मोबाइल खोल लिया, कुछ और टाइम पास कर लिया। वो अपनी प्लेजर को डिले नहीं कर पाते। तो आपको देखो मेंटली टफ बनना है कि आप अपने कल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आप अपनी जो प्लेजर है उसे पोस्टपोन करने के लिए तैयार हो। और देखो ये मोबाइल देखने से, इधर उधर गप मारने से क्या ही प्लेजर है। ये चीज़ें बाद में समझ में आती है, लेकिन बाद में फिर पश्चाताप के अलावा, रिग्रेट के अलावा फिर और कोई सोल्यूशन नहीं होता। इसलिए अपना बेस्ट दो, कंसिस्टेंट रहो, डेली प्रैक्टिस करो। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, चौथा स्टैटिक भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लद्दाख एक बार फिर से सुर्खियों में है। सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। पूरा बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट कंटेक्स्ट का ये आर्टिकल। फिर देखो अब पीएचडी के लिए नेट कंपलसरी कर दिया गया है, राइटर क्रिटिसाइज करते हैं। यहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट का फैक्ट चेक यूनिट वाला जो वर्डिक्ट आया था ना, उसको डिस्कस किया गया है। इसको भी सिस्टमेटिक ढंग से डिस्कस करेंगे। एथिक्स का एक स्टैटिक डिस्कस करेंगे लास्ट में, इंटीग्रिटी से संबंधित, इंटीग्रिटी। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लद्दाख के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, फेमस हैं सोनम वांगचुक। ये ना काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि लद्दाख पे ना डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही है। टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा ओवर हो गया है। इस वजह से ना लद्दाख को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। लद्दाख को 6 शेड्यूल एरिया में डाल दिया जाए। अब ये ना हाल ही में प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे। दिल्ली आना चाहते थे अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ, लेकिन इनको दिल्ली बॉर्डर पे डिटेन कर लिया गया, बाद में इनको छोड़ दिया गया। ये डिमांड देखो सिर्फ लद्दाख से नहीं उठ रही है, देश के कुछ अलग अलग राज्यों से। जैसे अरुणाचल प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि हमें भी 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए, और मणिपुर के लोग कह रहे हैं कि हमें भी 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो हम इस आर्टिकल में ना समझेंगे डिटेल से 6 शेड्यूल एरिया आखिरकार है क्या, मतलब बेसिक से समझेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ मैकेनिकल ढंग से याद कर लो 6 शेड्यूल में ये प्रोविजंस है, नहीं। थोड़ा आप ना कंसेप्ट समझिए। हमारे देश का जो संविधान है ना, वो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म फॉलो करता है। मतलब हमारे देश में ना कुछ राज्यों को, कुछ एरियाज को ज़्यादा ऑटोनमी मिली हुई है, ज़्यादा पावर्स मिली हुई है अपने आप को गवर्न करने की, और कुछ राज्यों को कम ऑटोनमी है। जबकि देखो यूएस और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। यूएस और ऑस्ट्रेलिया में सभी जो स्टेट्स हैं ना, उनके पास में इक्वल पावर्स हैं। बट हमारे देश में सभी स्टेट्स के पास में इक्वल पावर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज जो 6 शेड्यूल में आते हैं, उनके पास खुद को गवर्न करने की ज़्यादा पावर्स हैं। अगर थोड़ा देखो हम इतिहास में जाएं तो हमें यह पता लगता है, मुस्लिम रूलर्स ने जब अपना राज इंडिया में इस्टेब्लिश किया ना, तो शुरुआत में उन्होंने ट्राइबल्स को जीतने की कोशिश की, लेकिन वो ट्राइबल्स को नहीं जीत पाए। तो इसके बाद ना उन्होंने फॉरेस्ट में इंटरफेयर करना छोड़ दिया। मुस्लिम रूलर्स ने, उन्होंने बोला कि यार ठीक है, तुम अपने तरीके से जियो, हम आपके जो ट्राइबल कस्टमरी लॉज हैं, आपके रीति रिवाज हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अपने ढंग से जियो। बाद में फिर ब्रिटिशर्स का रूल हमारे देश में आया। ब्रिटिशर्स तो लालची थे। देखो
उनको समझ में आ गया कि फॉरेस्ट तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, फॉरेस्ट से हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट में ट्राइबल्स रहते थे, उनके अपने रीति रिवाज वहाँ पे चलते थे। तो ब्रिटिशर्स ना फॉरेस्ट लॉज लेके आए। फॉरेस्ट लॉज ने ना वो ट्राइबल्स जो सदियों से जंगलों को यूज करते आ रहे थे अपनी जीवन यापन के लिए, ट्राइबल्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया ब्रिटिशर्स जो फॉरेस्ट लॉज लेकर आए उनमें। यानी ट्राइबल्स को उन्हीं के जंगलों से बेदखल कर दिया गया। जंगल में जाना अपराध, उनकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई और ट्राइबल्स तो भड़क गए इससे। इसी वजह से हम जो इतिहास में पढ़ते हैं ना, कोल रिबेलियन, संथाल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन, बस्तर रिबेलियन, ये सब रिबेलियंस देखने को मिले क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स का जो अधिकार था फॉरेस्ट पर, उस अधिकार पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। और ट्राइबल्स के लिए देखो जंगल ही तो सब कुछ था, लेकिन अंग्रेजों ने सब कुछ उनसे छीनने की कोशिश की। लेकिन देखो देश जब आज़ादी की तरफ था ना, 1935 का एक्ट आया। इस 1935 के एक्ट में ना इवन उस समय की ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया था कि यार ट्राइबल्स अगर आइसोलेटेड होकर रहना चाहते हैं तो उन्हें आइसोलेटेड होकर रहने दिया जाए। तो ट्राइबल्स के प्रति ना आइसोलेशन वाली पॉलिसी अपनाई गई। ये बोला गया, ये जो एक्ट है ना 35 वाला, इसमें देखो कुछ एरियाज तो एक्सक्लूडेड हैं, मतलब कुछ एरियाज पे ये जो एक्ट है वो लागू नहीं होगा, और कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे, कुछ प्रोविंसेस ऐसे होंगे जिनके पार्शियल एरियाज एक्सक्लूडेड होंगे इस एक्ट से। समझ गए? तो ब्रिटिश सरकार ने उस समय 1935 के एक्ट में ट्राइबल्स के प्रति आइसोलेशन की पॉलिसी को रिकॉग्नाइज किया था। बाद में देखो देश आज़ाद होता है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल इन्हीं पार्शियल एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडेड एरियाज पर बने हैं। पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया पर बना है 5th शेड्यूल और एक्सक्लूडेड एरियाज पे बना है 6th शेड्यूल। हमारे देश में जो एरिया 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में आते हैं ना, उनको देखो फिर ऑटोनमी मिलती है। जो एरिया 6th शेड्यूल में आते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा ऑटोनमी मिलती है, और 5th शेड्यूल में आते हैं उनको भी ऑटोनमी तो मिलती है, लेकिन 6th शेड्यूल के कंपैरिजन में कम। अब यहाँ पे देखो 5th शेड्यूल में जो एरिया आते हैं ना, उनको शेड्यूल्ड एरिया बोला जाता है, और ये डिक्लेयर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि कौन सा एरिया शेड्यूल्ड एरिया में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। और एक क्राइटेरिया है जिसके बेस पे प्रेसिडेंट किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डेजिग्नेट करते हैं। उस एरिया में देखो ट्राइबल पॉपुलेशन का ज़्यादा होना ज़रूरी है, एरिया का कॉम्पैक्ट होना ज़रूरी है। वो एरिया एक कम से कम वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो हो, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट हो या फिर ब्लॉक की यूनिट हो, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो, तब फिर उस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डेजिग्नेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी देखो 10 राज्यों में ऐसे शेड्यूल्ड एरियाज हैं जो 5th शेड्यूल में आते हैं। इन शेड्यूल्ड एरियाज में ना एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप की जाती है। इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3/4 तो उस स्टेट के ट्राइबल MLAs होते हैं। और ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ना, ये देखो एडवाइस देती है इन राज्यों में कि ट्राइबल्स की वेलफेयर को कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे शेड्यूल ट्राइब्स की एडवांसमेंट की जाए। सबसे खास बात, इन एरियाज़ में जो गवर्नर है ना, वो देखो ये डिसाइड कर सकते हैं, मतलब रूल रेगुलेशन ला सकते हैं कि शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स के बीच में कैसे लैंड का ट्रांसफ़र होगा, कैसे लैंड का अलॉटमेंट होगा। इससे संबंधित रूल रेगुलेशन गवर्नर बना सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद। तो इसी वजह से तो मैंने बोला ना 5th शेड्यूल में आने वाले जो एरियाज़ हैं ना, उनको थोड़ा रिलेटिवली कम ऑटोनमी है, क्योंकि इसमें गवर्नर को पावर तो की गई है, लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया गया है। इसके अलावा देखो गवर्नर यहाँ पे ना शेड्यूल्ड एरियाज़ में मनी लेंडर्स के बिजनेस को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले आरोप ये लगता था कि ट्राइबल एरियाज़ में मनी लेंडर जाके ट्राइबल्स को लूटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं ना, वो देखो यहाँ पर लागू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन के साथ लागू हो सकता है, गवर्नर डिसाइड करेंगे। तो ये हमने बात की 5th शेड्यूल एरिया की, जिनको 1935 के एक्ट में पार्शियली एक्सक्लूड किया गया था कि 1935 का जो एक्ट है इन एरियाज़ पे लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं 6th शेड्यूल की।
सिक्स शेड्यूल जो है वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख सब बोल रहे हैं कि हमें सिक्स शेड्यूल में डाल दिया जाए। ये क्या है? इनमें देखो अभी ना असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज आते हैं। आज के समय में देखो इन 4 राज्यों में ना 10 ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं, जो आप मैप भी अभी देख रहे हो, सामने है मैप। इन ट्राइबल एरियाज में ना जहाँ पे सिक्स शेड्यूल लागू होता है, वहाँ पे एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को फॉर्म किया जाता है और हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ना 30 मेंबर होते हैं। 30 में से देखो 4 तो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, बाकी 26 को जनता चुनती है। मतलब 5th शेड्यूल के लिए जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल थी ना, वो तो देखो इतनी पावरफुल बॉडी नहीं थी, वो सिर्फ एडवाइस देती थी। लेकिन ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, जिसमें 4 गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, बाकी 26 को जनता इलेक्ट करती है, ये थोड़ी पावरफुल बॉडी है। इस एडीसी के पास में पावर है कि ये ना खुद से कानून बना सकती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से संबंधित प्रॉपर्टी को कैसे इनहेरिट किया जाएगा, मतलब बच्चों को प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स, लैंड का मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों से संबंधित कानून बनाए जा सकते हैं इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा। लेकिन देखो ये जो काउंसिल जो कानून बनाती है ना, गवर्नर का अप्रूवल जरूरी है। और स्टेट लेजिस्लेचर ने मान लीजिए कोई कानून बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर का बनाया कानून इन एरियाज में लागू नहीं होगा तब तक जब तक एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्सटेंड ना कर दे। मतलब अपने आप से लागू नहीं होगा। स्टेट लेजिस्लेचर ने, फॉर एग्जांपल असम की सरकार ने कोई कानून बना दिया, तो असम की सरकार ने जो कानून बनाया है ना, वो देखो इन एरियाज में जैसे गारो, खासी, जैंतिया, इन सब एरियाज में लागू नहीं होगा। बाद में एडीसी के मन में आया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मन में, अरे कानून तो ठीक है जो इन्होंने बनाया है, चलो हम भी एक्सटेंड कर देते हैं, तो वो बात अलग है। अपने आप से लागू नहीं होगा, एडीसी एक्सटेंड करेगी तभी लागू होगा। इसके अलावा देखो जो ये एडीसी है ना, इनके पास में पावर्स हैं प्राइमरी स्कूल्स को इस्टेब्लिश करने की, मैनेज करने की, डिस्पेंसरी चलाने की, और डिस्ट्रिक्ट्स में रोड्स एंड वाटरवेज को मैनेज करने की पावर इनके पास में है। ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, ट्रेड पे, प्रोफेशन पे टैक्स लगाते हैं। इसके अलावा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लाइसेंस देते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाले। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाले विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट भी इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि एसटी से संबंधित जो डिस्प्यूट्स हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स में सोल्व किया जा सके। कुल मिला के देखो डिफरेंस साफ है। जो 6 शेड्यूल में एरिया आते हैं ना, इन एरियाज को बोलते हैं ट्राइबल एरिया, और यहाँ पे गठित होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास में ज़्यादा पावर होती है, मतलब 6 शेड्यूल में आने वाले एरियाज ज़्यादा ऑटोनोमस हैं। और आर्टिकल में ये बोला जाता है एडीसी के पास में ना ज़्यादा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल एंड फाइनेंशियल पावर है एज कंपेरिजन टू शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ 5th शेड्यूल। मकसद देखो दोनों शेड्यूल्स का यही है कि ट्राइबल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ट्राइबल्स का जो इंडिजिनस कल्चर है ना, लोकल कल्चर है, उसे प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा इसके बाद राइटर बोलते हैं 5th एंड 6th शेड्यूल के अलावा हमारे देश में ना कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को दिए गए हैं संविधान के पार्ट 21 के अंतर्गत। जैसे आर्टिकल 371A है, नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, असम के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं आर्टिकल 371B में, मणिपुर के लिए 371C में, सिक्किम के लिए 371F में, और अरुणाचल प्रदेश के लिए 371H में, मिजोरम के लिए 371G में। हाँ, ये प्री में पूछ लेती है यूपीएससी कई बार। प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस इस प्रकार से हैं, देखो जैसे नागालैंड एंड मिजोरम में लोकल कस्टम्स, लॉज एंड प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है इन प्रोविजंस में। इसके अलावा असम और मणिपुर में एमएलएस की स्पेशल कमेटी का निर्माण करने की बात कही गई है, असम में ट्राइबल एरियाज के लिए और मणिपुर में हिल एरियाज के लिए। जो सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर्स हैं ना, उनको इन स्पेशल प्रोविजंस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है कि आप लैंड ऑर्डर का ख्याल भी रखोगे, और इसके अलावा आप डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओगे, डेवलपमेंट लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओगे। सोच के देखो,
और दूसरे राज्यों में गवर्नर्स को ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जाती कि आप डेवलपमेंट लेके आओगे, आप लैंड ऑर्डर का भी ख्याल रखोगे, लेकिन ये स्पेशल प्रोविजंस हैं आर्टिकल 371 के अंतर्गत। लास्ट में ना कुछ सजेशंस देते हैं राइटर। सबसे पहला सजेशन ये है, जो 5th एंड 6th शेड्यूल की जो ऑटोनमी है ना, वो पेपर पे ज़्यादा है, एक्चुअल प्रैक्टिस में कम है। क्योंकि देखो जो शेड्यूल्ड एरिया है ना 5th शेड्यूल में, वहाँ पे ऑटोनमी तो दी है, लेकिन याद कीजिए एक पॉइंट, गवर्नर को ना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ काम करना होता है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है फाइनली। इसके अलावा ट्राइबल एरियाज में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, वो भी देखो कानून तो बना सकती हैं, लेकिन गवर्नर की अनुमति जरूरी है। अब कई बार होता ऐसे है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में अलग पार्टी की सरकार है, स्टेट में अलग पार्टी की सरकार है और सेंटर में अलग पार्टी की सरकार है, तो यहां पे डिफरेंस आ जाते हैं। फिर गवर्नर अप्रूवल देते नहीं है, समझ गए? फिर गवर्नर आसानी से अप्रूवल देते नहीं है और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा बनाए गए कानून गवर्नर की अनुमति के बिना कुछ फायदे के हैं नहीं। इस वजह से ये जो 6th शेड्यूल वाला जो ऑटोनमी है ना, कई बार सिर्फ पेपर्स में रह जाता है और ग्राउंड पे अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो हमारे देश में ना अभी और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे ट्राइबल्स की संख्या ज़्यादा है। अब उन एरियाज को भी ना प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। ये एरियाज देखो उन 10 राज्यों में भी हो सकते हैं जिनको 5th शेड्यूल में शामिल किया गया है। इसके अलावा बाकी राज्यों में भी कई डिस्ट्रिक्ट्स, कई ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ड्यू डिलीजेंस के बाद में, मतलब प्रॉपर छानबीन करने के बाद में, उन एरियाज को भी शेड्यूल्ड एरिया में डाला जाए, यानी 5th शेड्यूल में डाला जाए। फिर इसके बाद है तीसरा पॉइंट। देखो 2019 में ना 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था, राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें ना एग्जिस्टिंग जो 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है ना शेड्यूल 6 के अंतर्गत, उनको ना ज़्यादा फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देने की बात कही गई थी, बट ये बिल पास नहीं हो पाया। बाद में यूनियन गवर्नमेंट ने ना एक कमेटी बनाई है जिसके हेड है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर, ताकि इस बिल को लेके जो भी इश्यूज हैं उनको जल्द से जल्द रिजोल्व किया जाए और ये बिल पास करवाया जाए। ये बिल पास हो जाएगा ना तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी, उनको और ज़्यादा फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिल जाएगी। इसके बाद चौथा सजेशन राइटर देते हैं, अरुणाचल प्रदेश असेंबली और मणिपुर हिल एरिया कमेटी दोनों ने ये बोला है कि हमें भी 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। अब कल को देखो ये जो डिमांड है ना वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए ना इन डिमांड्स को जल्द से जल्द एग्जामिन किया जाए सरकार के द्वारा और फैसला लिया जाए। एक कॉमन पॉलिसी बनाई जा सकती है सरकार के द्वारा कि कौन से एरियाज़ को हम 6th शेड्यूल में डालेंगे, कौन से एरियाज़ को नहीं डालेंगे, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे लास्ट पॉइंट ये है, 2006 में ना एक एक्ट आया था, अच्छा सम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इस एक्ट में ना वो लोग जो कई जनरेशन से जंगलों में रह रहे हैं, जंगलों में जो प्रोड्यूस है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना जीवन चलाने के लिए, उनके अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया गया था और 4 हेक्टेयर तक का लैंड देने की बात भी कही गई थी। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में जो राइट्स मिलते हैं ना फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, वो जो देखो राइट्स जो है ना वो पूरे देश में एक्सटेंड किए जाएं। इवन 5th और 6th शेड्यूल में जो एरिया आते हैं ना वहाँ पे भी ये एक्ट एक्सटेंड होना चाहिए, वहाँ पे भी ये एक्ट लागू होना चाहिए। फॉरेस्ट राइट्स वाला अभी लागू नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया 6th शेड्यूल से संबंधित डिटेल से। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बॉम्बे हाईकोर्ट का जो इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है फैक्ट चेकिंग यूनिट से संबंधित। ये पूरा जो केस है ये देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है और आंसर राइटिंग में ना यूज़ करने लायक है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस प्रकार से डिस्कस करेंगे ना तो आप पॉइंट्स को आंसर्स में यूज़ नहीं कर पाओगे। तो हम इस आर्टिकल को थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ केस है था क्या। केस ये था, सरकार ने ना पिछले साल 2023 में इन आईटी रूल्स में अमेंडमेंट किया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। अमेंडमेंट में ये किया गया था, सरकार ने ना एक स्पेशल यूनिट बनाई, फैक्ट चेकिंग यूनिट।
उस यूनिट को काम दिया गया था कि आप इंटरनेट पे ना चेक करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉर एग्जांपल आप चेक करो, ट्विटर पे, फेसबुक पे, क्या कोई फेक न्यूज़ है, फेक इन्फॉर्मेशन है सरकार के बारे में, सरकार के कामों के बारे में। और अगर सरकार ने फैक्ट चेकिंग यूनिट्स को बोला, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना जो गलत है, फेक है सरकार के बारे में, सरकार के कामों के बारे में, तो आप तुरंत के तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बताओ, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इनको बताओ। और इनको बोल दिया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि भाई जो फैक्ट चेक यूनिट वाले आपको भेजे ना कि ये न्यूज़ गलत है, इन्हें हटा दो, तो आपको तुरंत के तुरंत हटाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं हटाते हो तो क्या होगा, मतलब अगर फैक्ट चेक यूनिट ने बोल दिया ये न्यूज़ फेक है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने वो न्यूज़ नहीं हटाई तो क्या होगा, तो देखो सरकार उनसे ना सेफ हार्बर वाला स्टेटस वापस ले लेगी। सेफ हार्बर क्या है, देखो जो आईटी एक्ट 2000 है ना, इसके सेक्शन 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हमारे देश में ना सेफ हार्बर दिया हुआ है। सेफ हार्बर मतलब इन प्लेटफॉर्म्स पे यूजर जो कंटेंट पब्लिश करते हैं ना, उसके लिए इन प्लेटफॉर्म्स की लायबिलिटी नहीं है। कल को ट्विटर, फेसबुक पे कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश हो गया जिससे दंगे भड़क गए, तो इसके लिए ना फेसबुक या फिर ट्विटर पे कार्रवाई नहीं होगी, उनकी लायबिलिटी नहीं है, उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उसी प्रोटेक्शन को बोलते हैं सेफ हार्बर। तो सरकार ने ना 2023 में जो अमेंडमेंट लाया आईटी रूल्स 2021 में, इसके तहत सरकार ने बोल दिया आपको ना फैक्ट चेक यूनिट की बात माननी पड़ेगी। अगर आप नहीं मानते हो तो हम आपसे ये सेफ हार्बर वाला स्टेटस वापस ले लेंगे। मतलब इसके बाद फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई गलत कंटेंट पब्लिश किया जाता है आपके प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए आपकी भी लायबिलिटी होगी अगर सेफ हार्बर स्टेटस चला जाता है तो। और कब जाएगा सेफ हार्बर स्टेटस, जब आप फैक्ट चेक यूनिट की बात नहीं मानते हो। तो इस सरकार के इन रूल्स के अगेंस्ट ना पिटिशनर ने ना बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दी और बोला कि ये तो देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। पिटिशनर ने ये सारे आर्गुमेंट्स दिए। सबसे पहला आर्गुमेंट, सरकार के पास में ना बहुत ज़्यादा पावर आ गई है, सरकार ही डिसाइड करेगी कौन सी इंफॉर्मेशन फेक है, कौन सी फेक नहीं है। कल को देखो सरकार वो सारी इंफॉर्मेशन हटवा सकती है जो सरकार को लगता है कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है और इससे हमें वोट कम मिलेंगे, हमारी इमेज खराब हो रही है, तो सरकार तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन हटवा देगी। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट पिटिशनर ने ये दिया इस केस में कि सरकार ने ना ये रूल्स लाए, मतलब ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है और संविधान के आर्टिकल 19 सेक्शन 2 में ना साफ तौर पे बताया गया है कि कब कब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, जैसे डिफेमेशन है, पब्लिक ऑर्डर है, सिक्योरिटी है। बट फेक न्यूज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है। आर्टिकल 19 सेक्शन 2 में जो रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं ना कि इनके बेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, वहाँ पे फेक न्यूज़ वर्ड मेंशन नहीं है। इसके बाद पिटिशनर ने कोर्ट में ये भी बोला कि देखो फेक न्यूज़ को ना आज के समय में काउंटर करना जरूरी है। फेक न्यूज़ भी डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है, बट उसके लिए ना एप्रोप्रिएट सरकार को अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। सरकार ने तो पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ही खतरे में डाल दिया ये रूल्स लाकर। सरकार ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के बाहर जाके काम किया। फिर देखो सरकार के आर्गुमेंट्स थे केस में। सरकार ने ये बोला भाई हमारी जो अप्रोच थी ना वो नॉन कोर्सिव थी, मतलब हम फोर्स थोड़ी ना कर रहे हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि आप फैक्ट चेक यूनिट की बात माने, उनके इंस्ट्रक्शंस को माने। अगर बात ना मानने पे उनका सेफ हार्बर वाला स्टेटस उनसे लिया भी जाता है वापस, तो भी वो कोर्ट में जाके अपील फाइल कर सकते हैं कि हमारा जो सेफ हार्बर का स्टेटस लिया गया है वो गलत है। सरकार ने ये भी बोला कि देखो संविधान में देखो राइट टू फेक न्यूज़ थोड़ी ना है, मतलब संविधान ऐसा कोई फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं करता है कि मैं तो फेक न्यूज़ फैलाऊंगा और ये मेरा फंडामेंटल राइट है संविधान में। इसलिए सरकार के जो ये रूल है ना वो सरकार की पावर के अंदर आते हैं ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करना, स्पेशली पब्लिक इंटरेस्ट में, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। अब बारी आती है कोर्ट की। कोर्ट ने देखो दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। टाई हो गया था पहले तो, बाद में जस्टिस चंद्रूकर जो हैं उन्होंने टाई को तोड़ा और फाइनल वर्डिक्ट आया इस केस में। कोर्ट ने
वर्डिक्ट देखो ये दिया, जो ये फैक्ट चेक यूनिट है ना उनको कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और बोला कि ये जो रूल है ना, रूल 3 सब रूल 1 क्लास बी सब क्लास 5, इस रूल के तहत फैक्ट चेक यूनिट इस्टेब्लिश की गई थी। इस रूल को स्ट्राइक डाउन कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने क्या आर्गुमेंट्स दिए? सबसे पहला आर्गुमेंट दिया कोर्ट ने चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच। कोर्ट ने ये बोला, देखो जो ये इंटरमीडियरीज थे ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ये तो डर के चलते जो फैक्ट चेक यूनिट बोलेंगी ये मान लेंगी। समझ गए? इनको तो डर होगा ना कि हमारा सेफ हार्बर वाला स्टेटस चला जाएगा, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो डर के चलते जो फैक्ट चेक यूनिट बोलेगी वो ये मान लेंगे। और फैक्ट चेक यूनिट तो देखो ऐसा कंटेंट भी हटवा सकती है जो सरकार को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वैसे वो कंटेंट सही है। तो इसलिए बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता फ्री स्पीच पे इस फैक्ट चेक यूनिट के कारण। दूसरा, वेगनेस एंड ओवर ब्रेथ। इस आर्गुमेंट में सरकार ने ये बोला, रूल काफी ज्यादा वेग था, बहुत ज्यादा पावर्स सरकार को दे रहा था। सरकार ही डिसाइड कर रही थी कौन सा कंटेंट फॉल्स है, कौन सा मिसलीडिंग है, और कोई सेफ गार्ड नहीं थे। नेक्स्ट, होप्सन चॉइस। होप्सन चॉइस देखो एक ऐसी चॉइस होती है जब किसी को दी जाती है ना, उसको इल्यूजन तो आता है कि मुझे चॉइस दी गई है, 2 ऑप्शन में से एक को चूज करना है, लेकिन वास्तव में दूसरी चॉइस ना सिर्फ एक इल्यूजन होता है, नाम की होती है। तो वैसे ही सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है ना, जो इंटरमीडियरी हैं, उनको बेशक चॉइस तो सरकार ने दी थी, लेकिन वो चॉइस नाम की थी, क्योंकि कोई अपने देखो बिजनेस का लॉस थोड़ी ना करेगा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार की बात मानते ही। तो ये कहना सरकार का कि हमने उनको चॉइस दी थी, या तो आप मानो या फिर सेफ हार्बर स्टेटस आपका छिन जाएगा, तो जाहिर तौर पे वो अपना सेफ हार्बर का स्टेटस क्यों छीनने देंगे, वो अपनी दुकान क्यों बंद करने देंगे। तो ये तो होप्सन चॉइस थी, नाम की चॉइस थी। नेक्स्ट, नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। इवन बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी ये बात मान लिया कि आर्टिकल 19 सेक्शन 2 में जो एक्सेप्शंस बताई गई है ना, कि इनके बेस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा सकता है, उन एक्सेप्शंस में फेक न्यूज का जिक्र नहीं है। इस वजह से ये सारे आर्गुमेंट्स के आधार पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने रूल 3 सब रूल 1 क्लास बी सब क्लास वी को स्ट्राइक डाउन कर दिया, मतलब फेक चेक यूनिट्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया। मतलब कोर्ट्स देखो अभी भी अच्छा काम कर रही हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसा राइटर का तर्क है। तो अब बताओ, अब सारे आर्गुमेंट्स आपके दिमाग में छप गए, अब ऐसे डिस्कस करते ना इस आर्टिकल को, तो हाँ पूरा लबड़ दबड़ हो जाता, कुछ समझ में आता कुछ नहीं आता। जब आंसर लिखने की बात आती तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पीएचडी के एडमिशंस ना अब नेट के एग्जाम के स्कोर के बेस पे होंगे। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर ना इस आर्टिकल में क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पीएचडी के लिए नेट एग्जाम को यूज तो कर सकते थे, लेकिन सिर्फ नेट एग्जाम के स्कोर के बेस पे पीएचडी एडमिशन होंगे, ये चीज सही नहीं है। सबसे पहले एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, पीएचडी का मतलब क्या है? पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ये देखो हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री होती है और पीएचडी में ओरिजिनल रिसर्च किया जाता है। अब जो नया रूल आया है वो क्या है? नेट के एग्जाम के स्कोर के आधार पर पीएचडी में एडमिशंस होंगे। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले देखो नेट का एग्जाम होता था 2 चीजों के लिए, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दूसरा जेआरएफ के लिए। जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। बट अब इस एकेडमिक सेशन से यूजीसी ने ये बोला है 2024-25 से कि पीएचडी के एडमिशंस भी नेट के एग्जाम के स्कोर पे आधार पर होंगे। अब राइटर देखो सबसे पहला पॉइंट ये बोलते हैं इसके खिलाफ कि यार ये नेट का जो एग्जाम है ना, इसमें तो भाई एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब इसमें फैक्ट्स याद करना पड़ते हैं, आपको कितना चीज़ें याद हैं, कितना रिकॉल कर पाते हो, उसके बेस पे आप नेट में ज़्यादा स्कोर अचीव कर सकते हो। बट पीएचडी में आपको ना फैक्ट्स याद रखना काफ़ी नहीं होता। पीएचडी में कौन सी स्किल चाहिए? पीएचडी में चाहिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब डीप में जाके आप सोच को। पीएचडी में चाहिए आपको एनालिसिस करने की क्षमता, आप चीज़ों को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओ, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव समझ पाओ। क्रिएटिविटी चाहिए ओरिजिनल रिसर्च करने के लिए पीएचडी में। लेकिन ये सारी जो स्किल्स है ना, वो नेट के एग्जाम में टेस्ट नहीं होती हैं। नेट के एग्जाम में सिर्फ ये टेस्ट होता है कि कोई कितने एमसीक्यू सोल्व कर पाता है। नेट के एग्जाम से
उन एमसीक्यू से क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस करने की पावर और क्रिएटिविटी, ये सब चेक नहीं होती है। जैसे देखो एक एग्जांपल है, कोई इतिहास का स्टूडेंट है, अब नेट में तो ये पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति कब हुई, कौन से लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। जबकि देखो सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए ना उस पर्सन को, वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, तो ये टेस्ट किया जाना चाहिए कि वो एनालाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता है कि 1857 की क्रांति क्यों फेल हुई। अब ये चीज़ नेट के एग्जाम में नहीं चेक होगी, समझ गए। अब देखो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की अगर बात करें तो इन सब्जेक्ट्स में ना इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है। नेट एग्जाम के थ्रू आप इंटरप्रिटेशन करने की पावर नहीं चेक कर सकते। जैसे एक लिटरेचर का एग्जाम्पल लेते हैं हम, अब नेट में ये पूछा जाएगा फॉर एग्जाम्पल जो फेमस राइटर थे प्रेमचंद, उनकी पहली स्टोरी कौन सी थी। पर देखो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए ये समझ होनी चाहिए कि प्रेमचंद की कहानी में समाज को कैसे दिखाया गया है, कैसे चित्रित किया गया है, तब जाके पता लगेगा कि वो पीएचडी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसके अंदर पीएचडी का एप्टीट्यूड है या नहीं है, समझ गए। अब एक और चीज़ इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो पीएचडी के लिए नेट के एग्ज़ाम के स्कोर को कंपलसरी बनाया जा रहा है। अब होगा क्या, नेट एग्ज़ाम के लिए ना कोचिंग ज़रूरी हो गई है। क्यों, एमसीक्यूज़ का एग्ज़ाम है, इस वजह से बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं और कोचिंग महंगी होती है। इससे क्या होगा, दिक्कत होगी गरीब स्टूडेंट्स को। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो देखो नेट के एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास कोचिंग लेने के पैसे नहीं हैं, तो वो नेट एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे और वो पीएचडी नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा इशू है कि उनका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा और पीएचडी एडमिशन्स में डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। अब इसका असर देखो सीधा सीधा रिसर्च की क्वालिटी पर पड़ेगा। अब इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी का। ये बोलते हैं देखो पहले ना यूनिवर्सिटीज़ खुद डिसाइड करती थी कि पीएचडी के लिए कौन से स्टूडेंट्स लेने हैं, अब ये ऑटोनॉमी चली जाएगी क्योंकि सब कुछ तय होगा नेट के एग्ज़ाम के स्कोर के आधार पर। इससे क्या होगा, देखो हर यूनिवर्सिटी का ना अपना फ्लेवर होता है, अपने रिसर्च एरियाज होते हैं, बट अब सब कुछ यूनिफॉर्म हो जाएगा, डाइवर्सिटी कम हो जाएगी यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। अपना एग्जाम्पल ले लीजिए CUET का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए टेस्ट होता है, 12वीं के बाद होता है ना। अब इस टेस्ट की वजह से ना इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी पे फ़र्क पड़ा है, पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया है और सेंट्रलाइज ढंग से एडमिशन होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के पास में आज़ादी नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ इनोवेशन नहीं ला पा रही है कि कैसे स्टूडेंट्स उन्हें लेने हैं, किस फील्ड में वो आगे जाना चाहती हैं। तो ये देखो एकेडमिक फ्रीडम के लिए अच्छा नहीं है, समझ गए। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो एक तरफ इंडिया एजुकेशन में और रिसर्च में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं वो विदेश में जाके पीएचडी कर रहे हैं लेकिन भारत में नहीं कर रहे हैं। क्यों, इसका रीज़न देखो ये है, वहाँ पे ना एडमिशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होलिस्टिक है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बट देखो हमारे देश में नेट कंपलसरी होने के बाद तो सिस्टम बल्कि और ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड, और ज़्यादा रिजिड, और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा और बल्कि इससे और ज़्यादा स्टूडेंट्स अब विदेशों में जाएंगे पीएचडी करने के लिए, मतलब और ज़्यादा ब्रेन ड्रेन होगा। इसके बाद राइटर एक पॉइंट ना डाइवर्सिटी का बोलते हैं। वो बोलते हैं कि देखो नेट क्लियर करके जो स्टूडेंट्स आएंगे ना सब एक जैसे होंगे, सब एक जैसे होंगे, उनमें ना डाइवर्सिटी नहीं होगी। जबकि ना पीएचडी में हमें चाहिए डाइवर्सिटी, अलग अलग आइडियाज़ आ सकें, क्योंकि पीएचडी में ओरिजिनल रिसर्च होती है, ओरिजिनल आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। बट नेट का एग्ज़ाम करके जो बच्चे आएंगे वो सब एक जैसे होंगे, डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, ओरिजिनल आइडियाज़ कम हो जाएंगे, इनोवेशन कम हो जाएगी। अब लास्ट में कंक्लूजन में राइटर देखो ये बोलते हैं पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिसर्च होती है, नए आइडियाज़ आते हैं, देश प्रोग्रेस करता है उन आइडियाज़ से। पर सिर्फ देखो नेट से पीएचडी एडमिशन देना सही नहीं है, हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए, तभी क्वालिटी रिसर्च होगी। और ये भी हमें बात याद रखने की आवश्यकता है कि हर एक स्टूडेंट देखो यूनिक होता है और उसकी यूनिकनेस को पहचानना जरूरी है, तभी इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है।
समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक स्टैटिक टॉपिक हम जो डेली रिवाइज करते हैं कीवर्ड्स के माध्यम से, आज है इंटीग्रिटी, एथिक्स का टॉपिक है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी का देखो सिंपल मतलब ये है, हर सिचुएशन में ना एक जैसे बिहेव करना, चाहे कोई देख रहा है या फिर नहीं देख रहा है, और अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहना, सही और गलत में फर्क पहचानना। इंटीग्रिटी वाले इंसान की खासियत क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले है एथिकल डिसीजन मेकिंग, मतलब मोरल कंपास का यूज करते हैं, मुश्किल हो तब भी सही रास्ता चुनते हैं। दूसरा है वैल्यूज के हिसाब से चलना, मतलब ये देखो, एक्ट कंसिस्टेंटली विद देयर वैल्यूज, अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज पर चलते हैं, इवन जब इनकन्वीनियंस हो तो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट है ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। जो देखो इंटीग्रिटी वाले लोग होते हैं ना, वो भरोसे के लायक होते हैं, बोलते और करते वही हैं जो सही हैं। चौथे नंबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मतलब अपने डिसीजंस का जिम्मा उठाते हैं, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो पीछे नहीं हटते। रियल लाइफ एग्जांपल्स आप देखिए, अशोक खेमका जी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की मिसाल हैं, सोच में, काम में और फैसलों में हर जगह वो कंसिस्टेंट हैं। उसके बाद अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, स्लेवरी खत्म करने के लिए लड़ गए, क्राइसिस में भी अपनी वैल्यूज पर अड़े रहे। आप महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हो, अहिंसा के मार्ग पर चले, मुश्किल वक्त में भी हिंसा नहीं अपनाई और अहिंसा नहीं छोड़ी। इसके बाद देखो एक एस्पेक्ट ये आता है कि सिविल सर्विसेज के लिए इंटीग्रिटी की इंपॉर्टेंस क्यों है। सबसे पहला पॉइंट है सर्विंग द पीपल, मतलब देखो सिविल सर्वेंट्स के पास में ना बहुत पावर होती है, सोसाइटी ने उन पे भरोसा किया होता है, तो उनकी ईमानदारी से ही समाज आगे बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट है अप होल्डिंग द गुड गवर्नेंस। देखो इंटीग्रिटी से ना एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी से डर नहीं लगता। फिर उसके बाद है करप्शन से लड़ने के लिए इंटीग्रिटी जरूरी है। इंटीग्रिटी अगर स्ट्रॉन्ग होना तो करप्शन कम होगा, करप्शन से सिटीजन्स को नुकसान होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। देखो पब्लिक का पैसा और रिसोर्सेज ऑफिसर्स के हाथ में होते हैं, सिविल सर्वेंट्स के हाथ में होते हैं, तो इनको ना सिटीजन्स के फायदे के लिए यूज करना होता है उन रिसोर्सेज का। अगर इंटीग्रिटी होगी ऑफिसर्स में तो जनता के पैसों का अच्छे से यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी बचा के रखने के लिए ऑफिसर्स का, सिविल सर्वेंट्स का इंटीग्रिटी वाला होना जरूरी है। इंटीग्रिटी होना ऑफिसर्स में ये सिर्फ देखो मोरालिटी नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है। तो ये हमने इंटीग्रिटी को थोड़ा ब्रीफ में रिवाइज कर लिया। अब जल्दी से देखो 3 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल की मांग कर रहे थे। हमारा कंट्री एसमेट्रिक फेडरलिज्म है, सभी एरियाज को सेम पावर नहीं है। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंस है? 5th शेड्यूल में देखो जो एरिया आते हैं ना, वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन होता है, 20 मेंबर्स होते हैं, 3/4 तो एमएलएज होते हैं, ज़्यादा पावर्स नहीं होती इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास में। 5th शेड्यूल हमारे देश में 10 राज्यों में है, 10 राज्यों में कंप्लीट नहीं है, 10 राज्यों के कुछ ट्राइबल एरियाज में है। लेकिन 6th शेड्यूल में देखो ज़्यादा पावर होती है, वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाता है, 30 मेंबर होते हैं, 4 गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, बाकी जनता चुनती है। इनके पास तो बहुत पावर होती है, लॉ, कस्टम, सोशल प्रैक्टिस, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब करने की। लेकिन गवर्नर का अप्रूवल लेना जरूरी होता है, और इसमें भी 5th शेड्यूल में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी जरूरी होती है। लेकिन फिर भी 6th शेड्यूल वाले एरिया ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोविजन भी दिए गए हैं आर्टिकल 371 के अंतर्गत। लास्ट में सजेशंस हैं, इंप्लीमेंटेशन और स्ट्रॉन्ग करो 5th एंड 6th शेड्यूल एरियाज की, सिर्फ पेपर में नहीं, प्रैक्टिकली भी उनको पावर्स दो। और ज़्यादा स्टेट्स में अगर शेड्यूल्ड एरियाज हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके 5th शेड्यूल में डालो। 125 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 6th शेड्यूल को ज़्यादा पावर देने के लिए, मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ज़्यादा पावर देने के लिए वो लेकर आओ दोबारा से। और अभी जो भी एरियाज जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, लद्दाख मांग रहे हैं ना 6th शेड्यूल, उनकी मांगों को जल्दी से एग्जामिन करो। और सबसे लास्ट में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ये पूरे देश में इंप्लीमेंट करो, इवन 5th और 6th शेड्यूल एरियाज में भी। इसके बाद देखो पीएचडी वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, नेट का स्कोर कंपलसरी हो गया पीएचडी एडमिशन्स के लिए। तो राइटर बोलते हैं नेट में एग्जाम में तो एमसीक्यू होता है, रट्टा मारना हम टेस्ट करते हैं, और पीएचडी में तो हम क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस ये सब चेक करते हैं। तो इस वजह से सही नहीं है ये। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? कोचिंग कंपलसरी है नेट के लिए,
इंस्टीट्यूशंस की जो ऑटोनमी है उनको थ्रेट है। पहले इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से पीएचडी में एडमिशन लेते थे, लेकिन अब उनकी ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और ब्रेन ड्रेन होता है, ये हमने डिस्कस किया था। लोग बाहर जाते हैं, हमारे देश में सिस्टम काफ़ी रिजिड है एडमिशन के लिए, बाहर फ्लेक्सिबिलिटी है तो लोग बाहर चले जाते हैं। नेट का एग्जाम तो देखो रट्टा मार के पास किया जाता है, तो रोट लर्निंग ज़्यादा प्रमोट होगी। रिसर्च का जो स्कोप है कम हो जाएगा, सेम टाइप के स्टूडेंट्स आएंगे पीएचडी में, और डाइवर्सिटी नहीं आएगी, ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं डेवलप होंगे। फिर लास्ट में पॉलिसी इंप्लीकेशंस हैं। ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता है पीएचडी एडमिशन्स में। नेट का स्कोर आप कंपलसरी मत करो, एक फैक्टर रख दो। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी दे दो। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन को इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के साथ बैलेंस करने की जरूरत है। और इक्विटी भी देखो, मतलब जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग हैं वो भी हायर एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, आप ये भी देखो। फिर देखो वो वाला आर्टिकल तो हमने पॉइंट वाइज ही डिस्कस किया था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।